हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 54। तो चलिए ध्यान से देखते हैं आगे के प्रश्न, गौर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? फिर से सुने, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, गीति नाट्य। गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय, जो कि 1913 में आया, ठीक है, उससे है। फिर से सुने, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय से है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है। कितने नाटक? कुल 12 नाटकों की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं वो 12 नाटक। ठीक है, ध्यान से सुनना। सज्जन जो कि 1910 में आया। फिर है प्रायश्चित 1913 में। फिर है राज्यश्री जो कि 1914 में। फिर है विशाखा जो कि 1921 में। फिर अजातशत्रु जो कि 1922 में। फिर है जन्मेजय का नाग यज्ञ जो कि 1926 में। फिर है कामना जो कि 1927 में। फिर है स्कंदगुप्त जो कि 1928 में। फिर है एक घूंट जो कि 1929 में आया। फिर है चंद्रगुप्त जो कि 1931 में। और फिर है ध्रुव स्वामिनी का समय है दोस्तों 1933। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार आराम से इसको स्टडी कर लें। ठीक है, ये सभी नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ठीक है, एक बार संक्षेप में जल्दी से सुन लीजिए। सज्जन, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, साथ ही साथ करुणालय। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान देंगे। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। किसका आधार लिया गया है? हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का। ठीक है, किसमें? करुणालय में। फिर है दोस्तों सज्जन का कथानक, ध्यान से सुनेंगे। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। किससे? महाभारत से लिया गया है। ठीक है, फिर है प्रायश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। किसका अंत? पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण। किसमें? प्रायश्चित में। ठीक, तो इतनी बातें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुने। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो ध्यान से देखेंगे और क्रम में लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, तो गौर करें। सबसे पहले विशाखा, फिर अजातशत्रु, फिर कामना और फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन में सबसे पहले। ठीक है, प्रश्न में जिस तरह से पूछा जा रहा है तो उसमें कहा जाएगा कि सबसे पहले। ठीक है, अदरवाइज जो इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमने डिस्कस कर लिया है क्रमवार से। ठीक, तो विशाखा, फिर अजातशत्रु, फिर कामना और फिर स्कंदगुप्त। तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम। ठीक है, यही आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न कहाँ से बनते हैं। तो प्रश्न का टाइप आपके सामने है, आपको बस गौर करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है और उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए करुणालय। ठीक है, करुणालय गीति नाट्य परंपरा की पहली रचना है, पहली बात, और ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, याद रखें, और काफ़ी अच्छा नाटक है, इसको अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर एक नाटक की पंक्ति दी गई है इस प्रश्न में, तो ज़रा अगला प्रश्न गौर से देखें, ध्यान से पढ़ेंगे। कुमार कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। फिर से सुने, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह हो नहीं सकता। किस नाटक की पंक्ति है? ठीक है, तो ये पंक्ति पूछी जा रही है कि ये किस नाटक की पंक्ति है, तो ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई पंक्तियां हैं। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह हो नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखें, पंक्ति आपके सामने है। व्याख्या देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 ईस्वी में, कब? 1933 ईस्वी में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती हैं, क्या कहती हैं चंद्रगुप्त से? कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस नाटक को पढ़ना, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कितनी गहराई से इस नाटक को लिखा गया है, और इसमें पात्रों ने जिस हिसाब से मतलब चीज़ें की हैं, संवाद योजना तो बेहतरीन है। ठीक है, तो आपको अगर मौका मिले तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें भी कथन है। ठीक है, तो गौर से देखेंगे। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। गौर से सुनना, बहुत ही मज़ेदार कथन है। ठीक है, बेहतरीन, ध्यान से सुने। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथन है, और ये नाटक अपने आप में भी महत्वपूर्ण नाटक है। बाकी GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में और डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आप याद रखें ये कथन। ठीक, गौर करेंगे जरा। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है। किस अंक की? प्रथम अंक की, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक के पहले अंक की पंक्ति है ये। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जरा गौर करेंगे। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य, मिहिरदेव और सकराज। ठीक है, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य, मिहिरदेव और शकराज, ये सभी ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। ठीक है, पात्र वाले प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, तो आपको इस नाटक के पात्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करें। अलका
अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? ठीक है, पात्र पूछी जा रही हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं अलका। ठीक है, पता होना चाहिए, टीजीटी परीक्षा 2011 वाले प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं, गौर करेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बांग्ला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल रॉय, गौर से सुने, द्विजेंद्र लाल रॉय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। किस पर? जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर। ठीक है, इनके देखो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, उसमें पात्र हैं चंद्रगुप्त, लेकिन अलग से एक नाटक का नाम भी है चंद्रगुप्त, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करके चलो चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वयं द्विजेंद्र लाल रॉय के नाटक पर आंगल प्रभाव स्पष्ट है। ठीक है, इनके नाटक जो द्विजेंद्र लाल रॉय थे, इनके नाटकों पर आंगल प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंगल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, और यही कारण है कि प्रसाद के नाटकों पर भी आंगल प्रभाव देखने को मिलता है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। ठीक है, विदेशी साहित्य की विशेषता क्या रही है? राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण। ठीक है, यानी कि ये बता रहे हैं कि राजनीति में नारी की हमेशा से क्या स्थिति रही है। ठीक है, जो राजनीतिक कुचक्र जो खेले जाते हैं उसमें नारी का स्थान कहाँ रहता है और कैसा रहता है और कितना दयनीय रहता है, इस सब की चर्चा इनके नाटकों में मिलती है। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त में अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंगल प्रभाव ही है। ठीक है, पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की तरह ही यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। ठीक है, यानी कि जो पाश्चात्य आधुनिक नाटक हैं उनमें क्या था कि जो स्त्रियां थी वो गुप्तचर का काम करती थी। तो ठीक उसी तरह से जो हमारे जो नाटक रहे हैं, ठीक है ना, आधुनिक, तो उसमें भी स्त्रियां गुप्तचर का काम कर रही हैं। ठीक है, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र हैं प्रायः जो गुप्तचर का काम कर रही हैं। किसमें? चंद्रगुप्त नाटक में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन तीन के नाम भी आप अच्छे से याद कर ले, मालविका, अलका और सुवासिनी। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? ठीक है, पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। कार्नेलिया के बारे में अगर आप जानते हो तो सिकंदर की बेटी थी कार्नेलिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध, एक डॉक्टर कृष्णलाल हैं जिनकी किताब है साहित्यिक निबंध, उसमें लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। ठीक है, एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई तो देती है और इसके बाद फिर अंत में। ठीक है, यानी कि जो कार्नेलिया नाटक में नायिका के रूप में हम मान रहे हैं वो सिर्फ नाटक के शुरुआत में दिखाई देती है और नाटक के अंत में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पहेली बनकर रह गई है। ठीक, आगे देखते हैं। इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को प्राप्त सही है, पर वह नायिका नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पर, स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि नायिका को जो प्रमुखता और महत्व मिलना चाहिए वह कार्नेलिया को मिल तो रहा है, लेकिन वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने को दिखाई देती है। ये कह रहे हैं कि जबकि इससे ज्यादा रोल किसका रहा है नाटक में? कल्याणी का रहा है। ठीक है, तो मानी जा सकती है कल्याणी भी। ठीक है, नायिका। आगे देखते हैं। डॉक्टर दशरथ झा
ये कहते हैं कि हिंदी नाटक की रूपरेखा में, किसमें लिखते हैं, इनकी एक किताब है हिंदी नाटक की रूपरेखा, किसकी, डॉक्टर दशरथ झा की। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं फल भोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है। फल भोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य तथा कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। ये कह रहे हैं कि फल भोक्ता कौन है, चंद्रगुप्त। क्यों, क्योंकि एक तो उसे स्वराज्य मिल गया, दूसरी तरफ उसे कार्नेलिया भी मिल गई। ठीक है ना। तो डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर, जो डॉक्टर झा हैं, झा कौन, दशरथ झा। ठीक है, तो ये प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि, आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। तो प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना, कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। ठीक है, वह कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का संयोग कराकर दो भिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा, भिन्न संस्कृति क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सिकंदर जो थे वो बाहर से आए थे। ठीक है ना, तो सिकंदर बाहर से आए थे और जबकि चंद्रगुप्त हमारे भारत के थे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति, उसका संयोग भी दिखाना था एक तरह से, जो इनके विवाह को कराते हुए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपनी उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है। ठीक है, हमारी जो ये हमारी संस्कृति कैसी है, उदार है और मानवतावादी है। ठीक है, तो इसका परिचय भी कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद अपने नाटक के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। ठीक है, यही बड़ा कारण है कि जिस वजह से हम नाटक की नायिका किसको मानते हैं, कार्नेलिया को। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।